हाय किड्स, गुड डे एंड नमस्ते। मैंने सिविक्स का एक चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया दैट कम अप विद हिस्ट्री। सो लेट मी टेल यू दैट इट्स इन पाइपलाइन एंड टुडे इज द डे। इफ यू लुक एट दैट आई एम स्टार्टिंग विद KPSS गाइड टू हिस्ट्री। बच्चा लोग, राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद महाराष्ट्र बोर्ड and very soon I'm going to come up with CBSE. Not only this, but I'm going to come up with economics for standard 11 and 12. मेरा मेन जो पर्पस है लेक्चर्स अपलोड करना, आई एम नॉट पुटिंग big lectures of 2 hours and 3 hours where you don't have that much gravity to listen. It's a human tendency, right? You can't focus. एक साथ अगर 3-4 घंटा बैठाऊंगा तो बोर हो जाए कोई भी बंदा। तो मैंने क्या किया है कि लेक्चर वाइज ब्रेक किया है पूरे टॉपिक को, और जो कंटेंट में एक लेक्चर में डाल रहा हूँ वो बेस्ट होगा आपके लिए। आप उतना ही चीज़ लर्न करिए मेरा लेक्चर एंड उसके बेसिस के ऊपर रिविजन ऑफ दैट पार्ट, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। My experience of 25 years is 100% help you out. Keep a trust on KB sir. And I promise you, I'm going to take you and your marks on the peak of the glory. So let's start with History Chapter 1. Yes, kids. So what is history? We are learning this subject from 3rd standard. Right now we are in 10th standard. इसके बावजूद मैं जब बच्चों को पूछता हूँ इतिहास क्या है, I never get a satisfactory answer. The best part is, yes, the best part, kids tell me, history, sir. Sir, the name itself says his story. His story. There is no contribution of hers over here. हाँ? मतलब आपने सब्जेक्ट को पूरा डिस्क्रिमिनेट कर दिया। इतिहास सर मर्दों का है, महात्मा गांधी इज एवरीथिंग, कस्तूरबा गांधी जीरो। सर महात्मा गांधी कितनी बार जेल गए थे, वो जेल गए थे, पीछे जीवन अकेला किसने काटा। महात्मा गांधी बोलते थे हमें प्रोसेशन निकलना है सुबह 4 बजे, वी आर गोइंग टू गो 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। हु इम्प्लीमेंटेड दैट? हु ब्रॉट द पीपल टुगेदर ऑन द रोड्स? हु गॉट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock विद व्हाइट साड़ी एंड अ बिग फ्लैग, बिग बैनर? कस्तूरबा गांधी, राइट? सर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, अरे वो गुजर गए। उसके बाद टेसी थॉमस कौन समझेगा? टेसी थॉमस बीइंग अ फीमेल, शी हेडेड द एंटायर मिसाइल प्लान, अग्नि 5। हैट्स ऑफ टू दैट वुमेन। उन्होंने अपने लड़के का नाम भी तेजस रखा है, हवाई जहाज के नाम पे। उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। प्रतिभा पाटिल हमारी प्रेसिडेंट थी, प्रेसिडेंट, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। सुषमा स्वराज, द बेस्ट फॉरेन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है हिंदुस्तान का इमेज इंटरनेशनली, ग्लोबली बदलने में। तो इट इज नॉट हिज स्टोरी। नहीं, नाइदर ओनली यू कैन डिफाइन हिस्ट्री, इट इज नॉलेज ऑफ पास्ट। अगर पास्ट में ऐसी इवेंट्स हुई हैं जो तुम्हारी, मेरी, उसकी, इसकी, सब लोगों की जिंदगी पर जिसका प्रभाव नहीं है, तो उसको लर्न करके कुछ मतलब नहीं इतिहास में। So when you talk about past, not only past, there have to be significant events of the past. Now when I say significant events का मतलब, let it be wars like American War of Independence.
It is a base. It is a base of every country's constitution today. The French Revolution. अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो आज कोई भी देश में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी नहीं होता. ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनका हमारे जीवन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई प्रभाव पड़ा हो. These events can be chronologically arranged. Chronologically इसका मतलब डेट वाइज. हम टाइमलाइन ले लेते हैं. लेट्स टेक इन टाइमलाइन. महात्मा गांधी, when did he take birth? What did he do as a young boy? Where did he go to study? Where did he go to practice law? When did he come back to India? And when did he die? सारी डेट्स हमें पता होती है. उसको हम टाइमलाइन भी कह सकते हैं. So, history is coherent account of all the significant events of the past, which can be arranged in a chronological order so that we can learn from the mistakes that we have made in our past and avoid the same mistakes, thereby making this place a beautiful place to live in. This sums up what is history. So let me sum up. History is a coherent account of all the significant events of the past, which can be arranged in a chronological order so that we can learn our mistakes from the past and try to avoid the same mistakes present and in future. बच्चों लोग जब इतिहास लिखा जाता है, we say when historians write history, when they research, when studies are carried out, it is done to understand the chronology of the past events and their interconnection. Word है interconnection. मतलब एक घटना से दूसरी घटना जुड़ी हुई होती है. It's like a chain. There's a bond. You play mischief, and if that mischief goes out of limit, then your parents scold you, right? Your mischief goes out of the limit, so your teacher punishes you, right? Let us take an example of Mahatma Gandhi. 2nd October 1869 को उनका जन्म हुआ. 2nd October 1869. Like 1883 he got married to Kasturba Gandhi. 1888 he left for England and he cleared the examination of the Bar Council. When he came back between 1891 and 1893, he failed the lawyer examination in India, but he did not give up. फिर वो साउथ अफ्रीका गए, फिर वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया. And when he came back to India only in 1915, he never had any plans to enter into politics. लेकिन उनका जो नेचर था, इनजस्टिस को सहन नहीं करना, to fight for justice. He launched 3 satyagrahas. 1916 चंपारण in Bihar, 1917 खेड़ा in Gujarat,
1918 अहमदाबाद गुजरात. Now these are all connected events, right? He got success in Champaran, so he got confidence. He got success in Kheda. He got confidence. He got success in Ahmedabad. And at a very wrong time, I will say, where India was actually pitching for her independence and India lost her father of unrest. Lokmanya Tilak, he passed away in 1920. There was no one ready to take the stage, to take the fight of India ahead. And at that time, Mohandas Karamchand Gandhi stepped ahead. Now see chronologically. 15 में आए, 16 में सत्याग्रह, 17 में सत्याग्रह, 1918 में सत्याग्रह, फिर लोकमान्य तिलक जी का निधन होना. And 1920, he gets involved with what do you say, the Khilafat movement and the non-cooperation movement. Then the civil disobedience movement. Can we forget that? Can we forget the salt satyagraha, the Dandi March, where he protested against the unjust Salt Act? We can't. ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. They're all interconnected. And that is what makes history very interesting. So let's move ahead and continue the introductory part further. Now the next part that I'm going to stress on is what is the difference between physical science and social science. Let's do that. First, I take the case of physical sciences. Now, physical science can also be called as natural science, as we deal with elements which are available in the nature. हाँ, ये सब natural हैं. इसके लिए इनको physical या natural science कहा जाता है. And because they are universal, देखिए आप कहाँ पर भी जाइए, H2O is equal to water in India and H2O is equal to water in United States of America also. It is universal. Hence, natural science learn करने के लिए हम लोग empirical method follow करते हैं. Now, empirical method क्या है? That means conducting experiments. आप laboratory में experiment कर सकते हो. You want to see what happens when you add few drops of potassium permanganate to water. It can be done in your school laboratory, right? क्या होगा? Water will change its color, become purple. है ना? सब जगह पे वही होगा ना? अच्छा, सपोज इंडिया में आपने समुद्री पानी लिया. You take sea water and you boil it. So what will be the residue? Salt. Salt. समुद्र का पानी खारा होता है ना, नमक वाला, तो सॉल्ट बचेगा. अच्छा, अगर हम लोगों ने अभी ऑस्ट्रेलिया में समुद्री पानी लिया, उसको हमने उबाला, तो क्या शुगर बचेगा? Salt. It is natural. It is universal. Physical sciences में we say it is possible to formulate laws, and those laws, they remain true irrespective of time and space. NaCl remains NaCl. मतलब common salt remains common salt, whichever part of the world you travel. हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान, NaCl सेम है. अमेरिका चाहे रशिया, NaCl सेम है.
ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड, NaCl ही होता है. And the laws now, my dear children, these laws are tested. You can prove anytime. These laws are tested. And they remain the same, so we say they're universal. कोई भी सीख सकता है साइंस, कोई भी. So this is about physical science, and now I'm going to shift on to history. How history is different from these natural sciences. जो फिजिकल साइंस में होता है वो हिस्टोरिकल स्टडीज में पॉसिबल नहीं है ना. Historical research may not be possible, and we cannot use the experimentation and laboratories. We cannot. You cannot conduct any observation over here. The reason is because you are not present in that historical space and time. Neither can you recreate them. मुझे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में लिखना है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में लिखना है. कहने से वर्ल्ड वॉर 1 वापस करते हैं, वापस से. अरे अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का दौर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे तो हवाई जहाज यूज ही नहीं हुआ था. What is the population now in the globe and what was the population earlier in 1914 when the first world war took place? There is nothing but a time machine. You can't recreate historical events. नहीं बेटा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं. Not at all possible. अभी इमेजिन करो मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखना है. टोल्ड यू राइट, आई एम अ राइटर राइटिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कैन आई रिक्रिएट इट? नो. So I have to rely on different stories, on different narrations, on the facts which were recorded at that time, and then present my thesis. History is more on human nature, human behavior. History is more on the actions of man, which he had undertaken in the past. And it is impossible to formulate laws, you know. तुम कैसे laws बना सकते? How can you frame laws that remain true irrespective of time and space in case of human being? No, we cannot. So, if I sum up, in historical research, it may not be possible to use a method of laboratory, experiments, and observations because we are not present during that historical event and those events cannot be recreated. It's an important question which can be asked for 2 marks. Okay, kids? I recently told you that we have to be dependent on the documents or the sources which already have been preserved about a particular event of the past. तो सबसे पहला चीज जो आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई ओवर हियर इज, तो एक हिस्टोरियन होने के नाते मैं कुछ सोर्सेस पे डिपेंड करूंगा. लाइक लेट मी सी एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज. नाउ यू गो टू इजिप्ट, तो इजिप्ट में जो लैंग्वेज है उसको डिसिफर करने तो आना चाहिए. क्या लिखा हुआ है पिरामिड्स के अंदर? Why 100% archaeologically proven fact है कि हरप्पन civilization is much older than the Greek civilization, लेकिन why internationally it has not been declared? Why? The buildings are older than the Greek ones. The brickwork is older than the Greek one. But the scientists have not yet deciphered the language used in Harappan civilization.
जब तक वो लैंग्वेज को डिसिफर नहीं किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? इसके लिए स्टिल द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज ग्रीक सिविलाइजेशन. To sum up, the first thing I would like to tell you is I would like to bring along with me a person who knows languages used of various periods. That is what you can find in the diagram alongside. I've given you some interesting diagrams of inscriptions. Inscriptions inside the cave. And see how a historian tries to decipher them. ये पहला point है. अच्छा, now I have to also guarantee myself that the things that I have, they're authentic. मतलब genuine है, genuine. तो authenticity को prove करने के लिए I have to go through various criterias like number 1, the lettering style. What are the lettering styles? Because when Latin and Greek were used, what were the type of letters? Persian language, which is very old, and majority of the religious texts throughout the world, they were translated into Persian. So what is the lettering style? Check here the lettering style. Then we go with the author's writing style. मतलब author ने लिखने के टाइम पे कौन सा भाषा यूज किया? Because see, various periods had seen different type of authors. You know, there was a time when William Shakespeare used to dominate, then Chaucer, Milton, William Wordsworth with beautiful poems. सबका अलग अलग अपना तरीका था, right? So what is the author's style of writing? उससे मालूम पड़ेगा कि कौन सी शताब्दी से वो डॉक्यूमेंट बिलोंग करता है. क्या वो जेन्युइन है? क्या वो ऑथेंटिक है? देन वी कैन गो विद द मैन्युफैक्चरिंग डेट इफ पॉसिबल, अगर मिलता है. अदरवाइज यू ऑलवेज हैव द पेपर, राइट? यू ऑलवेज नो द टाइप ऑफ पेपर यूज्ड. हम लोग फिलहाल करंटली हम लोग जो पेपर यूज करते हैं कैसा होता है? आप महंगी सी महंगी किताब लो तो व्हाट टाइप ऑफ पेपर यू हैव. लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था. देयर वर प्लेन पेपर्स, देयर वर डेकोरेटिव पेपर्स, देयर वर पेपर्स विद वंडरफुल डिजाइंस ऑन इट, विद सपोर्टेड कैलीग्राफी राइटिंग. तो मैंने एक कोशिश की आप लोगों के सामने कुछ पुराने जमाने के पेपर्स का कलेक्शन दिखाया मैंने. प्लीज लुक एट देम, दिस विल रियली हेल्प यू आउट. द नेक्स्ट पार्ट टू चेक द ऑथेंटिसिटी, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आया है, जो किताब आई है, जो मैन्युस्क्रिप्ट आया है, हम उसके ऊपर लगा हुआ सील पहचानने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द सील? लाइक if it is from Shivaji era, though, there was a seal which always had Chhatrapati written on it. When Akbar was there, there was a seal on which there were inscription in Urdu. Right? When you talk about Harappan civilization ka trade documents, they always had a seal which had a photo of a ship on it. जी हाँ, जहाज का फोटो का सील मारा जाता था. तो हमको सील से पता चलता है कि कितना पुराना ये डॉक्यूमेंट या वो किताब या वो मैन्युस्क्रिप्ट है. Now see, collecting of all these things is fine, but then at the end again a historian's duty is to scrutinize. Yes, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक हिस्टोरियन प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करेगा. हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक इन्वेस्टिगेटर स्क्रूटनाइज करता है केस को, राइट? तो सारी चीजें इकट्ठा हो गई हमारी. हमने लेटरिंग स्टाइल देख लिया, ऑथर का राइटिंग स्टाइल देखा, हमारे पास पेपर आ चुका है, सील्स का इंफॉर्मेशन आ गया है. इट इज अगेन द ड्यूटी ऑफ द हिस्टोरियन टू चेक एवरीथिंग, टू स्क्रूटनाइज every bit of information that he has collected. Only then that particular event will get a
place in history. I hope you have understood this. Please don't miss out lecture 2. I'm coming up with 3 important questions. Yes, the questions will be tackling points like historical research method, like what are the various disciplines in history, and the tradition of historiography. ये 3 क्वेश्चंस को मैं आने वाले लेक्चर में कवर करूंगा. It will be a short video of near about 15 minutes. So please don't miss out. And if you like my lectures, please don't stop yourself from liking it and subscribing it. You are most welcome to write your comments. Yes, to improve myself is a promise that I've given to the student fraternity. Thank you. Bye.